अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेस्टोराइटिस की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेस्टोराइटिस बेसिकली आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, और मेस्टोइड में इधर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि मेस्टोइड सेल्स प्लस अंडरलाइंग बोन जो है मेस्टोइड की वो भी इन्वॉल्व होगी। यानी कि मेस्टोराइटिस में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है मेस्टोइड सेल्स का और उसकी अंडरलाइंग बोन का। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? दो कॉजेज़ जो मेन है बेसिकली उन्हीं की कॉम्प्लिकेशन से ये मेस्टोराइटिस होता है। एक है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, अब एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी 5 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। तीसरी स्टेज जो होती है, जो कि स्टेज ऑफ सेपरेशन होती है, उसमें पस भर जाती है मिडल एयर कैविटी के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है कि या तो स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर करेगी और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं कर रही तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन में मेस्टोइडाइटिस होगा। दैट इज इसकी जो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो मेस्टोइडाइटिस हो सकती है। फिर हम बात करते हैं क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें होता है कोलिस्टियाटोमा। तो ये कोलिस्टियाटोमा अपने रास्ते में इसकी जो भी चीज़ होती है उसको ये इरोड करते हुए चला जाता है। तो पोस्टीरियर वॉल जो है मिडल एयर कैविटी की, उसमें मेस्टोइड एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इरोड कर करके वहाँ जा सकता है, जिसकी वजह से मेस्टोइडाइटिस हो सकती है। अच्छा, अब ये एक तस्वीर देख लेते हैं। देखें, मिडल एयर कैविटी दिखाई हुई है और ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मेस्टोइड एयर सेल और मेस्टोइड वॉल है, ये इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में कैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तो जो पस भरा हुआ था वो यहाँ इन्वॉल्व हो गया। ये पोस्टीरियर वॉल होती है मिडल एयर कैविटी की। क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में कैसे कि कोलिस्टियाटोमा प्रेजेंट था और वो बोन इरोड करते 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 यहाँ आ गया मेस्टोइड एयर सेल्स और मेस्टोइड की कैविटी को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कि कौन से लोग हैं जिनमें ये हो रहा है। सबसे पहली बात तो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, जिनकी इम्यूनिटी है ही नहीं तो उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ तो वो यहाँ तक पहुँच गया। दूसरे कौन से लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी तो नॉर्मल है और उन्हें हमने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया, बट जो ऑर्गेनिज्म था जिससे हुआ था वो बहुत ही हाई वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म था और तो इसलिए वो रिजॉल्व नहीं हुआ। और तीसरा क्या है कि हमने पेशेंट नॉर्मल था, हमने उसको एंटीबायोटिक भी दी, पर जो ऑर्गेनिज्म था उसमें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो गई, तो उसमें भी ये मेस्टोइडाइटिस हो सकता है। अच्छा, अब हम इसकी डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस इन बेसिस के मेस्टोइडाइटिस में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो एक छोटा सा हम क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ मैं मेस्टोइड एयर सेल्स का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह का है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये मेस्टोइड बोन है और इसके अंदर मेस्टोइड एयर सेल्स इस तरह प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे मेस्टोइड एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सब ने ना अपनी एक सेपरेट कैविटी बनाई हुई होती है, सबके पास अपनी अपनी एक जगह होती है। थस अब इसमें सीन ये है कि इसके पास बहुत जगह है पस के लिए, मतलब इधर पस भर सकती है, इधर पस भर सकती है, इधर पस भर सकती है, इधर पस भर सकती है। तो ये जो पूरी मेस्टोइड कैविटी है और ये जो मेस्टोइड एयर सेल्स हैं इसमें पस फिल हो जाती है एज अ कॉम्प्लिकेशन टू एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब पस फिल हो गई तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पस बहुत ज़्यादा फिल हो गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी बात ये है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब भी बॉडी में कहीं भी पस होती है तो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, बॉडी वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। हेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइपरीमिया। कैसे? बेसिकली बॉडी ने वेजर डायलेशन की ब्लड वेसल्स की और हाइपरीमिया हुआ, यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे मेस्टोइड कैविटी में जहाँ पे पस इंक्रीज होने की वजह से ऑलरेडी प्रेशर बहुत हाई है, वहाँ पे अब ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, तो क्या हुआ, प्रेशर और हाई हो गया। अच्छा, अब ये सारा प्रेशर पड़ कहाँ रहा है, ये कैविटी के अंदर मेस्टोइड एयर सेल्स में तो पस भर गई और यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया। ये सारा प्रेशर पड़ रहा है इनकी इस बोनी वॉल पे। अब जब भी बोनी वॉल पे प्रेशर पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो उस बोन की हो जाती है डीकैल्सिफिकेशन, और इस केस में यहाँ पे जो डीकैल्सिफिकेशन हो रही है उसे हम कहते हैं हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अब वॉल बोन पे इतना प्रेशर पड़ गया कि वो इरोड हो गई और इसको हम कहते हैं हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन। अच्छा जी, अब क्या होगा, हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन हो रही है मेस्टोइड
एयर सेल्स में पस भरने की वजह से मेस्टोइड बोन की। तो सबसे पहले मेस्टोइड बोन की हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन होगी, बोन को ये इरोड करेगा और ये जो पस है ये बाहर आ जाएगा और ये वहाँ पे बना लेगा एब्सेस। इसको हम कहते हैं सब पेरियोस्टियल एब्सेस। क्यों? क्योंकि इसने बोन को इरोड किया और ये बाहर आ गया, बोन के ऊपर आ गया। बोन के ऊपर क्या होती है? पेरियोस्टियम होती है। हेंस ये हो गई पहले, सबसे पहले जो बनती है ये होती है सब पेरियोस्टियल एब्सेस। ये सबसे कॉमन एब्सेस होती है मेस्टोइडाइटिस की। और चूंकि ये इसकी अपीयरेंस आप देखें, ये किधर आपको नजर आएगी? इस तरह पोस्ट ऑरिकुलर ये हमें नजर आती है, इसलिए इसको हम पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन एब्सेस होती है कि भाई मेस्टोइड बोन इरोड हुई। अब किस हर बोन के ऊपर आपको पता है जो कवरिंग होती है वो पेरियोस्टियम होती है। हेंस उस पेरियोस्टियम के अंदर है अभी ये एब्सेस, इसको हम कहते हैं सब पेरियोस्टियल। अच्छा जी, फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि ये जो एब्सेस यहाँ पे बन गई या जो पस बन गई, ये और प्रेशर डालेगी पेरियोस्टियम के ऊपर। और फिर क्या होगा कि पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के बाद स्किन है, तो उस सब को इरोड करते हुए ये बाहर डिस्चार्ज हो सकती है पोस्ट ऑरिकुलरी। हेंस ये फिस्टुला बना सकता है। ठीक है, इसकी भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है ओपनिंग। ये क्या हुआ कि भाई सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन गई, फिर वो वहां पे रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी, उसने आगे इरोजन की और ये बाहर अब डिस्चार्ज हो रही है। ये इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑरिकुलर फिस्टुला। ये भी मेस्टोइडाइटिस में बन जाता है। अच्छा जी, ये बात हो गई, हमने कर ली मोस्ट कॉमन चीज़ों की। अब थोड़ी रेयर चीज़ों की बात करते हैं जो रेयरली होता है, लाइक बहुत ही सिवियर कॉम्प्लिकेशन। जो क्या हुआ कि भाई आपकी जो मेस्टोइड बोन है वो तो इरोड हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि मेस्टोइड बोन की जो एंटीरियर बाउंड्री होती है वो बन रही होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मिएटल वॉल। तो अगर ये एब्सेस या ये पस एक्सटेंड होते होते पोस्टीरियर मिएटल वॉल को इन्वॉल्व कर ले, एंटीरियरली एक्सटेंड होके, और यहाँ पे भी एब्सेस बना ले, तो इसको हम कहते हैं मिएटल एब्सेस, या इसका जो मशहूर नाम है वो है लूक्स एब्सेस। ठीक है, इसकी भी आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये मेस्टोइड है, मेस्टोइड बोन। इसका एंटीरियरली ये है पोस्टीरियर मिएटल वॉल जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल बना रहा है। यहाँ पे अगर एब्सेस आ जाए तो इसको कहते हैं लूक्स एब्सेस या मिएटल एब्सेस। फिर एक एब्सेस में क्या होता है कि ये आगे की तरफ मेस्टोइड से एक्सटेंड हो और इन्वॉल्व कर ले जाइगोमेटिक बोन को। अच्छा, अब जाइगोमेटिक बोन को ये कैसे इन्वॉल्व कर लेता है, इसकी क्या वजह है? बात यह है कि जो हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, जो मेस्टोइड कैविटी में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेस्टोइड एयर सेल कई दफ़ा जाइगोमेटिक बोन में भी प्रेजेंट होते हैं। हेंस वो मेस्टोइड एयर सेल्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो ये बना लेता है जाइगोमेटिक एब्सेस। अच्छा जी, अब आप ये डायग्राम देखें। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन सी बात कर ली? हमने बात कर ली कि अगर ये एंटीरियरली जाके मिएटल वॉल को इन्वॉल्व कर रहा है। हमने बात कर ली कि जो लेटरल वॉल है मोस्ट कॉमनली जहाँ पे ये सबसे पहले इन्वॉल्व करता है सब पेरियोस्टियल एब्सेस। हमने बात कर ली कि भाई जाइगोमेटिक बोन के अंदर कई दफ़ा मेस्टोइड एयर सेल्स होते हैं, वहाँ पे इसने बना ली जाइगोमेटिक एब्सेस। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेस्टोइड है, इसकी ये जो टिप है, मेस्टोइड टिप जो है, अगर ये इरोड हो जाए, पल्स इतनी फैल जाए, एब्सेस इतनी फैल जाए कि वो मेस्टोइड टिप को इरोड कर दे, तो फिर क्या होगा? आपको ये बताऊं, थोड़ी सी एनाटमी की बात है कि आपकी मेस्टोइड टिप के नीचे आपके नेक के दो मसल चल रहे होते हैं। ठीक है, एक तो चल रहा होता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, और दूसरा इसके साथ ही इसके थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। जी, अब अगर मेस्टोइड टिप की हाइपरीमिक डिल कैल्सिफिकेशन हो गई और वो नीचे आ गई, तो नीचे ये दो मसल्स प्रेजेंट हैं। अगर पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल इन्वॉल्व हो जाए और यहाँ पे भी एब्सेस बना ले, तो इसको कहा जाता है सिटेलीज एब्सेस। और अगर ये इसकी जगह पीछे की तरफ चला जाए और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल को इन्वॉल्व कर ले, तो इसको कहते हैं बिजॉल्व एब्सेस। बिजॉल्व एब्सेस में जो आपका पेशेंट होगा उसमें होगा टॉर्टिकोलिस, मतलब गर्दन उसकी टेढ़ी होगी, किसी तरफ बेंड हुई हुई होगी। अच्छा जी, अभी आप डायग्राम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, देखें मेस्टोइड टिप है ये मेस्टोइड टिप के नीचे से ये दो मसल निकल रहे हैं। डाइगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली और एंटीरियर बेली है। यहाँ पे अगर एब्सेस बना ली तो सिटेलिस एब्सेस, और ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है, यहाँ पे अगर एब्सेस बना ली तो बिजॉल्व एब्सेस। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, डाइगैस्ट्रिक मसल के ऊपर स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल आया हुआ होता है। और दूसरी एक पिक्चर ये देख लें, ये है आपकी बिजॉल्व एब्सेस। देख रहे हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के ऊपर कैसे आया हुआ है। कई बार, बहुत रेयरली ऐसे भी होता है कि ये हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन मेस्टोइड बोन से फैलते फैलते पेट्रस बोन पे चली जाए और इन्वॉल्व कर ले आपके पेट्रस एपिक्स को।
या मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अगर याद हो, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये पेट्रस एपिक्स इन्वॉल्व होता है, यहाँ से क्रेनियल नर्व 5 और 6 जारी होती है और गार्डिनिगोस सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसकी भी हम एक डायग्राम देखेंगे ताकि ये हमें बेहतर समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, पहली डायग्राम तो ये है, याद देख सकते हैं। ठीक है, मैस्टोइड कैविटी इंटरनल ऑडिटरी मेटस जहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कितने करीब है पेट्रस एपिक्स, थस एब्सेस फैलते फैलते इसको इन्वॉल्व कर लेती है और गार्डिनिगोस सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि यहाँ से क्रेनियल नर्व 5 और 6 जारी होती है। ठीक है, ये एक और डायग्राम रिलेशनशिप शो हो रहा है मैस्टोइड और पेट्रस पोर्शन का, ये देखें। ठीक है, अगर पेट्रस एपिक्स पे आपके फैल के आ जाए पस और यहाँ पे एब्सेस बन जाए तो उसको कहते हैं पॉलिट्जर्स एब्सेस। अच्छा, नेक रीजन की एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना भूल गया कि कई दफ़ा यहाँ से एब्सेस फैलते फैलते नीचे फेरिंग्स में भी जा सकती है और उसको कहते हैं पैराफेरेंजियल एब्सेस। भाई ये याद रखिएगा कि ये थोड़े से गर्दन की साइड पे होती है पीछे की तरफ, और पैराफेरेंजियल एब्सेस जो है ये थोड़ी एंटीरियरली होती है आगे की तरफ। जी, अब जब आपने एक दफ़ा पैथोजेनेसिस समझ ली, अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत सिम्टम्स और साइंस के ऊपर। ठीक है, सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। पेन होगी जो कि कान के पीछे होगी, पोस्ट ऑरिकुलर पेन होगी, और इसके साथ आपको होगा फीवर, और ये इस तरह का होगा कि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा एंटीबायोटिक से। ये एक वो है कि इस आपके जहन में होना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है। अगर पेन और फीवर एंटीबायोटिक से रिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब मसला कहीं और है, और आपको डिस्चार्ज मिलेगा क्योंकि पस इतनी भरी पड़ी होगी कि आपके कान में आपको डिस्चार्ज मिलेगा। है साइंस क्या है कि आप पेशेंट में क्या ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि जब भी मैस्टोइडाइटिस होता है तो मोस्ट कॉमनली वो ये पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस या सब पेरियोस्टल एब्सेस के साथ आया होता है। तो जब आप इस एब्सेस में देखेंगे या इसको टच करेंगे तो ये जो है ये फ्लक्चुएंट होती है और इसका पेन भी फ्लक्चुएटिंग पेन होती है। इसको हम कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है। ये पहला साइन आपका हो गया। दूसरा साइन आप क्या देखेंगे कि जो आपकी पोस्टीरियर मेटल वॉल है वो बहुत ही सैगी होगी। सैगी मतलब बहुत ही नरम सी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई पीछे जो उसकी मेस्टोइड थी वो तो सारी गल के सारी इरोड होगी, कुछ बचा ही नहीं, तो वो बिल्कुल सैगी होगी। और तीसरा क्या होगा कि आपके पास डेफनेस होगी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ये बहुत ही वेरी करता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में नहीं होता, बट ये आपको साइन में मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस कि आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे इसको डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले तो आप कराएंगे सीबीसी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है तो आप देखेंगे न्यूट्रोफिल काउंट और हर चीज़ देखेंगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखेंगे कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। ठीक है, सेकेंडली आप कराएंगे इसमें एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में आप क्या देखेंगे कि जो आपके मेस्टोइड सेल्स हैं उनकी सिलिसेंस होगी। बेसिकली होगा क्या कि मेस्टोइड सेल्स जितने भी हैं वो सारे मिल चुके होंगे, पूरी ना एक कैविटी बन जाएगी क्योंकि उसमें पस भर जाएगी और बहुत ही हेजी व्यू आएगा आपके पास एक्सरे पे। दूसरा आप क्या करेंगे, आप कराएंगे कल्चर और सेंसिटिविटी पस निकाल के, ताकि आप उसके मुताबिक एंटीबायोटिक देख सकें और पता चल सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। और कई दफ़ा कराते हैं सीटी ऑफ टेम्पोरल बोन। ये क्यों कराते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी बोन इरोड हो चुकी है और जो हमारा इन्फेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक फैल चुका है। जी, अब यह है कि ट्रीट कैसे करते हैं। भाई आपने सारे क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, आपने इन्वेस्टिगेशन करा ली, आपकी डायग्नोसिस होगी मैस्टोइडाइटिस। सबसे पहले आप पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स पे। अब हमने एंटीबायोटिक्स लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो इन्फेक्शन था वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तभी हालत इस तरह आई है, तभी ये कॉम्प्लिकेशन आई है। तो मोस्टली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आईवी सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन ये हम यूज़ करते हैं। फिर तीसरी क्या चीज़ आपने करनी है कि भाई आपने टिम्बैनिक मेम्ब्रेन को व्यू करना है। अगर ये एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से हो रहा है और टिम्बैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आपने करनी है मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी करेंगे ताकि जो भी पस जो कान के अंदर भरी पड़ी है वो सारी निकल जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इन मेडिकल ट्रीटमेंट से आपका इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम जाते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ। और सर्जरी में हमने क्या करना है, मैस्टोइडाइटिस को क्लियर करने के लिए हम अगर सिर्फ जैसे मैस्टोइडाइटिस को क्लियर करना है तो मैंने आपको बताया था हम करते हैं कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी।
अब फिर इसमें अप्रोचेज होती हैं, कनाल अप प्रोसीजर, कनाल डाउन प्रोसीजर। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा इन्फेक्शन है, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में ये चीज़ बता दी है, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। बस इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब हम इसी कंडीशन की एक स्पेशल टाइप डिस्कस करेंगे, मास्ड मैस्टोइडाइटिस। एज द नेम इंडिकेट्स, मास्ड मतलब ये आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बगैर होता है, मतलब इसमें आपको कोई साइन या सिम्टम प्रेजेंट नहीं मिलेगा। बेसिकली होगा क्या कि मैस्टोइडाइटिस डेवलप हो रहा होगा अंदर ही अंदर, बट ये बहुत ही जो है ना इंसीडियस होगा, मतलब कोई साइन या सिम्टम नहीं होगा। इसके बारे में आपने याद ये रखना है कि ये एक्सीडेंटली डायग्नोस्ड होता है, कि एक्सरे हम कर रहे हो तो एक्सीडेंटली ये हमें मिल जाता है। मैस्टोइडाइटिस डेवलप हो रहा होता है, बोन इरोड हो रही होती है, हर चीज़ हो रही होती है, बट कोई साइन और सिम्टम नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई फीवर नहीं होता, सिर्फ एक्सीडेंटली एक्सरे पे डिस्कवर होता है। तो जब आप मैस्टोइड सेल की मैस्टोइड टिप की या मैस्टोइड बोन की बायोप्सी करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा बहुत सारा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी कोई इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं कर पाती तो बॉडी उसको सील ऑफ कर देती है, उसके गिर्द ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देती है। मास मैस्टोइडाइटिस होता क्यों है, कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? दोबारा वही कि या तो एक्यूट सेपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया था या क्रॉनिक सेपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया था, जो कि रिजॉल्व नहीं हुआ। हमने इसको ट्रीट करने की कोशिश की, हमने एंटीबायोटिक्स दी, वो रिजॉल्व नहीं हुआ। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी, कुछ भी था, बट वो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमारे पास ये मास मैस्टोइडाइटिस, याद रखिएगा कि कोई साइन या सिम्टम इसका नहीं प्रेजेंट होता, एक्सीडेंटली हमें मिल जाता है, पर ये बहुत ही इंसीडियस सिचुएशन होती है और डेंजरस हो सकती है कि जब तक हमें ये मिले तो पानी सर से गुजर चुका होता है। चलें गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और एंड में एक छोटा सा निमोनिक इसकी एब्सेसिस के लिए। तो ये इतना अच्छा निमोनिक नहीं है, बट और कुछ मेरे जहन में नहीं आ रहा था। अगर आप लोगों के पास कोई निमोनिक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे पी पे बहुत लोड है, कॉज पैराफेरिंजियल एब्सेस, सब पेरियोस्टियल एब्सेस, पॉलिट्जर एब्सेस। सी के लिए सिटेलिस एब्सेस, बी फॉर बिजॉल्व एब्सेस, PCB। तो मैंने इस तरह इसको याद रखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।